y1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस बीटा 4। हमारे पास 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 x2 x3 x4। x1 इज रिलायबिलिटी, x2 इज करेक्टनेस, x3 इज कंप्लीटनेस, x4 इज पोर्टेबिलिटी। ठीक, and y1 is cost। ठीक, so now we are going to explore the impact of x1 x2 x3 x4 ठीक, on cost। the second equation will be second equation will be same, but now the dependent variable will be y2। okay? So what is the impact of x1 x2 x3 x4 on cost, and what is the impact of x1 x2 x3 x4 on productivity। ठीक, यहाँ पे है अल्फा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4। ठीक, so here बीटा I is the quotient of these independent variable। ठीक, तो रिग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ये था कि सिग्निफिकेंस भी बताए और साथ में ये बताए कि कितना सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट भी बताए और साथ में कितना सिग्निफिकेंट है। सिंपल इसका मैं ये करता हूँ, फर्ज करें आपने रिलायबिलिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, पोर्टेबिलिटी इसका डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज से। ठीक है, और ये चेक किया कि इनकी रिलायबिलिटी कितनी थी, ठीक है, उनकी कास्ट कितनी थी। You have collected data about reliability, correctness, completeness, portability, cost and productivity from different software houses। ठीक, पहले सॉफ्टवेयर हाउस से जो आपने डेटा कलेक्ट किया तो उन्होंने पिछले साल जो प्रोजेक्ट डेवलप किए थे, ठीक, उन प्रोजेक्ट्स की रिलायबिलिटी कितनी थी, उनकी करेक्टनेस कितनी थी, उनकी कंप्लीटनेस कितनी थी, उनकी पोर्टेबिलिटी कितनी थी और उनकी एवरेज कास्ट क्या है। दूसरे से कलेक्ट किया, तीसरे से कलेक्ट किया, चौथे से कलेक्ट किया। ठीक है, तो इसमें हम सैंपल साइज कैलकुलेशन डिटेल में करेंगे। सैंपल साइज कितना होना, सैंपल किसको कहते हैं? स्टैटिस्टिक में सैंपल किसको कहते हैं? ढेर सारी आबादी में से नमूने के तौर, मतलब अगर आबादी ज़्यादा है, पॉपुलेशन क्या होती है और वो क्या होता है, सैंपल क्या होता है? नहीं, वो ठीक है, मैंने कहा ये दो टर्म होती है स्टैटिस्टिक में, पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो पॉपुलेशन एंड सैंपल क्या होता है? पॉपुलेशन तो सर होल होती है ना, तो उस पॉपुलेशन क्या होती है? मतलब मुकम्मल, और जो सैंपल होता है उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं चंक। ठीक, तो द entire data source is the population। ठीक, पाकिस्तान में पाशा के साथ जो रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो 220 हैं। तो ये 220 सॉफ्टवेयर हाउसेज आपकी पॉपुलेशन है। ठीक, अब इसमें आप किसी क्राइटेरिया के बेस पे कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज सेलेक्ट करते हैं जो कि इन तमाम को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक, फर्ज करें आप कहते हैं कि CMMI 3 लेवल कम अज़ कम हो। ठीक, तो CMMI 3 लेवल के अगर आप 5 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो बाकी सारे CMMI 3 को रिप्रेजेंट करें। ठीक, आप ISO सर्टिफाइड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ISO सर्टिफाइड आपने 10 सेलेक्ट कर दिए, टोटल 104 हैं, तो ये 10 जो हैं 104 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक. So they should have the same characteristic as the population. The randomly selected are the portion selected on the basis of some criteria which represent the entire population is called sample. ठीक. अगर आपके पास वो है 10,000 का पॉपुलेशन है, ठीक, तो जो वो है स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसके मुताबिक जो फार्मूला बनता है उस फार्मूले के मुताबिक आपका सैंपल साइज बनता है 496. 10,000 में 496. ठीक, ये नॉर्मल रेशो है. इसी रेशो से सैंपल सेलेक्ट. तो आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया है वहाँ से डेटा कलेक्ट करना. अब इस डेटा में से आपने सबसे पहले क्या करना होगा, आपने आउटलायर्स निकालना होगा. ठीक, तो ये आपने रिसर्च मॉडल ये किया, डिफाइन किया. अब आप आउटलायर क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे. ठीक है, कि कौन से रिस्पॉन्सेज जो हैं उनको आप डिस्कार्ड करेंगे, ठीक, और कौन सों को एक्सेप्ट करेंगे. ठीक, कौन से रिस्पॉन्सेज आप एक्सेप्ट करेंगे, कौन से रिस्पॉन्सेज आप डिस्कार्ड करेंगे. ठीक, यानी आपके लिए एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स कौन सी होगी. ठीक, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा, आपके रिजेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होगा. ठीक, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा. अगर आप एक्सेल यूज़ करें, ठीक है, एक्सेल में आप जो डेटा एनालिसिस पैक है, ठीक है, उसको इनेबल कर दें. ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टेस्ट आपके एक्सेल में भी होते हैं. उसमें से कोई भी स्टेटिस्टिकल टेस्ट आप यूज़ करते हैं, ठीक, या SPSS यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़ करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी आई होगी 95%. 95%. ठीक, आप इसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, 50% कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट 95. ठीक, तो कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, 95 का अगर 0.05 इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा. 0.95 के साथ 0.5 ऐड करेंगे तो 100% हो जाएगा. तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल. ठीक, आप ये रिसर्च करेंगे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे. अब स्टेटिस्टिक किसने पढ़ी, किसी ने भी नहीं जी पढ़ी. कॉन्फिडेंस इंटरवल किसको कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल. कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है कि अगर हम इसी रिसर्च को मुख्तलिफ डेटा पे रिपीट करें ना, हम इसी रिसर्च को मुख्तलिफ सैम्पल्स पे रिपीट करें तो हमें 95% ये कॉन्फिडेंस है कि इसके रिज़ल्ट जो हैं वो सेम आएंगे. ठीक, तो इसी रिसर्च को हम मुख्तलिफ सैम्पल्स पे अगर रिपीट करें तो 95% हमें उम्मीद है, ठीक है, कि ये रिज़ल्ट यही आएंगे. ठीक, 50% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये है, ठीक है, कि हम अगर मुख्तलिफ सैम्पल पे इसको रिसर्च करें, रिसर्च को रिपीट करें तो हम 50% कॉन्फिडेंट हैं कि रिज़ल्ट यही है. ठीक, तो 50% कॉन्फिडेंस ये बहुत कम है. ठीक, नॉर्मली जब टेस्ट होते हैं तो उसमें 80% कॉन्फिडेंस भी कम कॉन्फिडेंस में कंसिडर होता है, लेकिन एक्सेप्टेबल होता है. ठीक, 95% कॉन्फिडेंस पे जब आप रिज़ल्ट ऑब्टेन करते हैं तो आपके सारे के सारे रिज़ल्ट इनसिग्निफिकेंट आ गए. ठीक, तो
तो सिग्निफिकेंट लेवल अगर उनका 0.05 से कम ज़्यादा आएगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। तो 95% पे आपके सारे रिजल्ट जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट आ गए, तो फिर आप अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल थोड़ा कम करते हैं कि चले इतना कॉन्फिडेंस इंटरवल न हो, हम थोड़ा कम कर 90% करते हैं। तो 90% पे आपके कुछ रिजल्ट सिग्निफिकेंट आ गए। अब जब 85% करेंगे तो कुछ ज़्यादा रिजल्ट सिग्निफिकेंट आते हैं। ठीक, अगर आप 0% कर दें तो 0% पे आपके सारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, क्योंकि आप 0% कॉन्फिडेंस है कि दूसरे सैंपल पे ये इसी तरह रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो फिर तो सब कुछ ये आएगा। ठीक, तो इसलिए 80 to 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल रखा जाता है कि अगर हम रिसर्च करें तो जो रिज़ल्ट हमारे आएंगे, ठीक है, वो जिस सैंपल पे हमने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, हम 95% कॉन्फिडेंट है कि ये इसी तरह दोबारा रिपीट है। ठीक, ये आपका प्रपोज मॉडल है। ठीक, तो प्रपोज मॉडल में आप ये प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, वी विल परफॉर्म दिस रिसर्च ऑन 95% कॉन्फिडेंस। ठीक, अब आपने ये डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, इस डेटा की आपने रिग्रेशन इक्वेशन इस पर अप्लाई की। ठीक है, मैनुअली अगर करते हैं तो भी स्टेटिस्टिक में रिग्रेशन की इक्वेशन मौजूद है। अगर आप SPSS यूज़ करते हैं तो उसमें भी मौजूद है, R यूज़ करते हैं तो उसमें भी मौजूद है, इवन एक्सेल यूज़ करते हैं तो उसमें भी मौजूद है। ठीक है, अगर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, पाइथन की लाइब्रेरीज हैं तो उसमें भी रिग्रेशन मौजूद है। ठीक है, मैटलैब में भी रिग्रेशन मौजूद है। ठीक है, तो रिग्रेशन हर कहीं पे आप अप्लाई करें। डेटा आपने इन चारों का कलेक्ट करना है। ठीक, जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। मैथमेटिक्स ये मैथमेटिक्स का ये असूल है कि जो भी इक्वेशन होगी तो इक्वेशन के राइट साइड पे जो वेरिएबल हैं उनको वैल्यू देंगे तो लेफ्ट साइड वाली आएगी। ठीक, तो जाहिर है राइट साइड पे जो मौजूद है हमने उसको कैलकुलेट करना। ठीक, उसमें अल्फ़ा, इसको हम ये कहते हैं वेरिएबल ऑफ स्कोप वेरिएबल, स्कोप वेरिएबल, या इसको स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ द रिसर्च। अब आपने इसको ये किया, कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद आपकी फर्ज करें ये इक्वेशन है, ये आई y1 इज इक्वल टू y1 is equal to 0.7 plus 0.1 x1 plus 0.2 0.07 x2 plus 0.12 x3 plus 0.11 x4। इसका मतलब ये कि कास्ट के ऊपर 10% पॉजिटिव इम्पैक्ट रिलायबिलिटी का है, 10% पॉजिटिव इम्पैक्ट रिलायबिलिटी का है। ठीक है, इसके ऊपर 7% पॉजिटिव इम्पैक्ट x2 का है। ठीक है, यानी करेक्टनेस का, 12% कंप्लीटनेस का और 11% पोर्टेबिलिटी। ठीक, तो इतने परसेंट, लेकिन 70% इम्पैक्ट जो है वो इनके अलावा किसी और चीज़ का है। ठीक, यानी जब सॉफ्टवेयर की कास्ट कैलकुलेट की जाती है तो सिर्फ रिलायबिलिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस और पोर्टेबिलिटी की वजह से उसकी कास्ट नहीं बढ़ती। ठीक है, कुछ और फैक्टर भी हैं जिनकी वजह से बढ़ती है। तो 70% फैक्टर जो है वो कोई और है जो कि आपने कंसिडर नहीं किए। ठीक, तो 70% फैक्टर जो है वो कोई और हैं जो आपने कंसिडर नहीं किए। ठीक, इसका मतलब ये है कि आप तो सिर्फ 30% पे रिसर्च कर रहे हैं।
ठीक है। 70% तो और चीज़ें हैं जो कि आपने रिसर्च में शामिल भी नहीं की, ठीक है। तो आपको ये डिफाइन करना होगा कि अल्फ़ा की एक्सेप्टेबल रेंज, ठीक है, आपके पास सॉरी ठीक है कितनी होनी चाहिए, ठीक है, यानी अदर फैक्टर जो आप इग्नोर कर रहे हैं वो कितने % हों कि आपकी ये रिसर्च एक्सेप्टेबल हो, ठीक। तो अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20%, ठीक। यानी जो आपके रिजल्ट्स आते हैं उसमें अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0.2 से ज़्यादा है, ठीक, तो इसका मतलब ये कि ये रिसर्च एक्सेप्टेबल है। आपने 20% से ज़्यादा फैक्टर्स इग्नोर किए हैं जो कि कास्ट पे इफेक्ट डाल रहे थे, ठीक, इसलिए इसमें मज़ीद फैक्टर शामिल करें, ठीक, तो ये रिसर्च एक्सेप्टेबल होगी, वरना ठीक। अगर आपके पास अल्फ़ा 0 आ जाता है इसका मतलब ये कि आपकी रिसर्च परफेक्ट है, आपने जो वेरिएबल सेलेक्ट किए इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है जो कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे अफेक्टेड हो, ठीक। तो ये वो है तकरीबन नामुमकिनात है, ठीक, कि आप एक प्रोपोज इसमें, ठीक है, अल्फ़ा को 0 ले सकते, ठीक। आप इतना परफेक्ट रिसर्च मॉडल बनाएं, ठीक, कि सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ आप रिसर्च शुरू होने से पहले, ठीक है, उसमें शामिल कर दें, ये नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, ठीक। अब देखें कास्ट है तो जी परफेक्टली मॉडल ट्रेन हो नहीं, ट्रेन तो बेटे बात की बात, ट्रेन है वो तो डेवलपमेंट है, ये तो बेटे रिसर्च की प्रपोजल है, ये रिसर्च हुई नहीं है, ये प्रपोजल है, ठीक। तो आप जो रिसर्च प्रपोज करते हैं, ठीक, वो इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती कि उसमें उसकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आप पहले से प्रिडिक्ट कर दें, ठीक। इसमें किसी ट्रेनिंग या किसी AINN का कोई जिक्र नहीं, ये तो आपका मौका है, ठीक। आप रिसर्च की प्रपोजल दे रहे हैं, ठीक। तो जो रिसर्च की प्रपोजल दे रहे हैं उसमें आपने इनपुट वेरिएबल कौन से लिए और आउटपुट वेरिएबल कौन से लिए, ठीक है। तो क्या आप तमाम के तमाम इनपुट वेरिएबल ले चुके हैं, ठीक। अगर ले चुके हैं तो आपका अल्फ़ा 0 है, ठीक। अब देखें कास्ट है या प्रोडक्टिविटी, तो रिलायबिलिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, पोर्टेबिलिटी, हम सिर्फ ये चाहिए कर रहे हैं कि इनका इम्पैक्ट कितना होगा। अब प्रोडक्टिविटी पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ का होता है? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी को हम डिफाइन क्या करेंगे? सिंपल लफ्ज़ प्रोडक्टिविटी जी, प्रोडक्टिविटी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, एक दिन में कितने यूनिट बन रहे हैं, ठीक है ना। AC अगर बन रहे हैं, ठीक है, तो एक दिन में 10 बन रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी 10 पर डे हो गई ना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर अगर है, ठीक, तो एक महीने में यूनिट टाइम मैंने महीना ले लिया, एक महीने में कितने सॉफ्टवेयर बन रहे हैं या एक महीने में कितने साइज़ का सॉफ्टवेयर बन रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? जी प्रोड्यूस, मैंने कहा प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करने में सबसे ज़्यादा फैक्टर क्या होता है? टाइम, टाइम, टाइम तो इसी कंप्लीटनेस और ये तो हैं, उनका इफेक्ट तो है। प्रोडक्टिविटी में सॉफ्टवेयर को छोड़ दें, AC की प्रोडक्टिविटी हो किसी और की, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? देखिए 3 फैक्टर होते हैं, मैन, मशीन, प्रोसीजर, ठीक है। अगर आपके पास स्किल्ड मैन है, स्किल्ड पर्सनल है,
तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। ठीक, आपके पास स्किल्ड मैन हैं, ठीक, जो काम करने वाले हैं, ठीक, उनकी स्किल बहुत बेहतर है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो आसानी से, ठीक है, यानी इसको ये है विजुअल बेसिक है, ठीक है, वो 15 साल से ये कर रहे हैं, इसको ज़बान है सब कुछ याद। अब इसको अगर आप बीबी का प्रोग्राम देंगे तो ये कितने टाइम में होना है बनिस्बत इसके जिसमें बीबी अभी शुरू, तो ये मोर स्किल्ड है, प्रोडक्टिविटी से। मशीन दूसरा फैक्टर है, ठीक है, आपके पास Core i2 है, ठीक है, इसके पास जो है वो Core i7 है, इसके पास जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो उसका वो है अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है, उसमें लाइब्रेरी ज़्यादा है, आपको वो रूटीन खुद बनाना पड़ता है, इसको बनाया है, ठीक है, तो रीयूजेबल कंपोनेंट इसके पास ज़्यादा है, इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। प्रोसीजर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसीजर चल रहे हैं, ठीक, प्रोसेस इंप्रूवमेंट में हमने यही ये किया था, ठीक है, कि इफ़ प्रोसेस इज क्वालिटी प्रोसेस देन द प्रोडक्ट विल बी क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, अगर आपका प्रोसेस बेहतर है तो आपकी प्रोडक्ट बेहतर होगी, ठीक है। सो मैन मशीन एंड प्रोसीजर दीज आर द बेसिक फैक्टर विच कैन अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो हमने तो इसमें उनको इग्नोर कर दिया ना, जब उनको इग्नोर किया तो अल्फा की वैल्यू तो काफ़ी बड़ी आएगी, इसका मतलब ये कि आपने बेसिक चीज़ें जो है वो इग्नोर की हुई है। सो इट मीन्स दैट रिलायबिलिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस एंड पोर्टेबिलिटी आर नॉट द मेन फैक्टर्स which can affect the productivity. There are many other factors which you have ignored. ठीक, तो आपने कितनी चीज़ें इग्नोर की हैं और उसके बावजूद आप अपनी रिसर्च को एक्सेप्टेबल करते हैं, सो दैट इज स्लोप, ठीक। सो व्हाट विल बी द एक्सेप्टेबल स्लोप ऑफ योर मॉडल, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि अल्फा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20%, यानी अल्फा की वैल्यू 0.2 आती है या इससे कम आती है तो ये रिज़ल्ट एक्सेप्टेबल होंगे, अदरवाइज ये मॉडल चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने पहले आपसे कहा कि मॉडल इज़ द आउटलाइन ऑफ द प्रोपोज्ड रिसर्च, मॉडल इज़ द आउटलाइन ऑफ प्रोपोज्ड रिसर्च वेयर ईच एंड एवरीथिंग इज प्रॉपरली डिफाइंड, ठीक। तो ये जो रिसर्च आप करना चाहते हैं ये बेसिकली उसका खाका है, ठीक, कि हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, पोर्टेबिलिटी, कास्ट एंड ऑन कास्ट एंड प्रोडक्टिविटी। सो हियर दीज 4 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कास्ट एंड प्रोडक्टिविटी आर डिपेंडेंट। हमने कास्ट और प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट कैलकुलेट करना है और इनका इम्पैक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक। तो जिनका इम्पैक्ट कैलकुलेट करना है वो हमारे इंडिपेंडेंट है, जिन पर करना है वो हमारे डिपेंडेंट, ठीक। इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जो भी होगा वो आपका डिपेंडेंट है, ठीक। हाँ, वो मैथमेटिकल है, स्टेटिस्टिकल है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, ठीक, जो भी है, ठीक। लेफ्ट साइड पे जो भी आ रहा है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट साइड पे इंडिपेंडेंट, हाँ मैथमेटिकल है या स्टेटिस्टिकल, ठीक। अब आपने उनकी बेस्ट रिलेशनशिप एक्सप्लोर करी, ठीक। हाँ, वो मैथमेटिकल मेथड से आती है, स्टेटिस्टिकल मेथड से आती है, ठीक है, या किसी और मेथड से आती है, ठीक। तो आपने उनके दरमियान बेस्ट रिलेशनशिप एक्सप्लोर करी। अगर आपने ऑपरेशन रिसर्च पढ़ी हो, ठीक, तो ऑपरेशन रिसर्च में जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमेशा सारी की सारी उसमें इक्वलिटी नहीं होती, इनइक्वलिटी होती है कि x1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक। एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है, ठीक, तो x1 और x2 उनके 2 प्रोडक्ट हैं, इन 2 मुख्तलिफ ब्रांड के जूते हैं वो बना रहे हैं, तो पर डे उनको प्रोडक्ट 1 लाजमन 5 जोड़ों से ज़्यादा बनाने और प्रोडक्ट 2 लाजमन 3 जोड़ों से ज़्यादा बनाने, क्योंकि ये मार्केट के रिक्वायरमेंट है, ठीक। सो x1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। उसमें सारी की सारी इक्वेशन इनइक्वालिटी की होती है, इक्वलिटी की नहीं है, ठीक। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मॉडल है वो सिर्फ मैथमेटिकली या स्टेटिस्टिकली हो, ठीक। वो इसके
लीनियर प्रोग्रामिंग पे भी बेस कर सकते हैं, ठीक, वो इस पे ऑपरेशन गेम थ्योरी पे भी बेस कर सकते हैं, ठीक, तो वहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स नहीं होगा, ठीक, सेमी मैथमेटिक्स होगा, सेमी स्टैटिस्टिक्स होगा, ठीक, तो कुछ भी है। आपने बेस्ट रिलेशनशिप एक्सप्लोर कर, ठीक, जैसे हमने ये किया तो chi² भी हो सकता है, टी टेस्ट भी हो सकते हैं, रिग्रेशन भी हो सकते हैं। इन तीनों में हमारे पास रिग्रेशन जो है वो बेहतर ये कर रहे हैं, तो हमने रिग्रेशन, ठीक, उससे आपकी जो ये है एक एस्टेब्लिश्ड इक्वेशन बन जाती है, ठीक। इस एस्टेब्लिश्ड इक्वेशन के मुताबिक आपने अपनी मेथडोलॉजी डिवाइस कर, इस एस्टेब्लिश्ड इक्वेशन के मुताबिक आपने मेथडोलॉजी डिफाइन करनी है, और इस इक्वेशन में आपकी वैलिडिटी क्या होगी, ठीक, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% होगा, ठीक है, और अल्फा शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20%, ठीक, तो जो भी होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको लाजमन रखना होगा, जो भी रखते हैं, अल्फा की रेंज जो है वो भी लाजमन डिफाइन। अब आपने ये करना होगा कि इसके लिए आपका प्रोसीजर क्या होगा, ठीक, आप सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाके सर्वे करेंगे, आप क्वेश्चनेयर बनाएंगे, ठीक है, या आप ईमेल के थ्रू डेटा कलेक्ट करेंगे, किस तरह डेटा कलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने तो x1, x2, x3, x4 का डेटा एक सैम्पल साइज से कलेक्ट करना है। सो व्हाट विल बी योर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक, अगर आप कोई नई चीज़ भी बना रहे हैं तो उसके लिए भी तो आपको डेटा कलेक्ट करना होगा, ठीक, आप किसी चीज़ की एफिशिएंसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो भी तो उसका डेटा कलेक्ट करना होगा, तब जाके उसके ऊपर आप एनालिसिस करेंगे, ठीक। सो हाउ यू विल कलेक्ट द डेटा फॉर दिस रिसर्च, ठीक, ये आपके ये हो जाते हैं टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन। यू विल हैव टू डिफाइन tools for data collection. So let's say you are going to conduct a survey through questionnaire. So this questionnaire is tool of your research. How this data will be collected? ठीक, आपने टूल ये कर दिया कि क्वेश्चनेयर ये करेंगे, तो ये क्वेश्चनेयर आपके कब भेजेंगे, ठीक, आपके रिटर्न होने की एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन क्या है, ठीक, आपके रिटर्न होने की एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन क्या है, उसको कितने अरसे में एनालाइज करेंगे और कितने अरसे में रिजल्ट मिलेगा। तो इसके नतीजे में क्या बनती है, इसके नतीजे में बनती है आपकी टाइमलाइन, आपकी टाइमलाइन बनेगी, ठीक है, कि ये डेटा, ये क्वेश्चनेयर आप कितने अरसे में भेजेंगे, कितने अरसे में इसके रिजल्ट रिटर्न एक्सपेक्टेड है, कितने अरसे में इसका एनालिसिस एक्सपेक्टेड है, और कितने अरसे में इसके रिजल्ट। जब आप रिसर्च की प्रपोजल देखते तो आपके रिसर्च की ड्यूरेशन जो है वो नॉर्मली 2 ईयर है। वर्क प्लान कहते हैं जी, इसे वर्क प्लान कहते हैं? नहीं, वर्क प्लान नहीं, रिसर्च, ठीक है ना, रिसर्च। तो आपकी जो रिसर्च की ड्यूरेशन है वो नॉर्मली 2 ईयर होती है। अगर आपकी PhD है तो 4 साल की है, तो उसमें वो है 3 साल की है, तो उसमें 1 साल कोर्स वर्क है, 2 साल रिसर्च। तो आपने ये टाइमलाइन जो है ये 2 सालों के अंदर मुकम्मल करनी है, ठीक है। आपकी MS का है तो उसका 6 मंथ है, ठीक है, तो आपने 6 मंथ की टाइमलाइन में इसको मुकम्मल करना है, ठीक। तो आप जो प्रपोजल दे रहे हैं, ठीक, दैट प्रपोजल शुड बी डूएबल, ठीक है। जो आपकी प्रपोजल को रिव्यू कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट है, ठीक, वो नोवाइस नहीं है, कोई बिगिनर नहीं है, ठीक है। वो आपकी इसको प्रपोजल को चेक कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जो टाइमलाइन ये दे रहे हैं, ठीक है, ये रियलिस्टिक है या नहीं है, ठीक है। इस दौरान उसकी PhD मुकम्मल हो भी सकती है या नहीं हो सकती। ये रिसर्च इतनी ज़्यादा लंबी तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिसर्च अगर लंबी होती है तो रिव्यूअर जो है वो उस प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वो कुछ कम कर दें, ठीक, कि आप बेशक यही प्रोजेक्ट करें लेकिन उसका सिर्फ ये पोर्शन करें, ये पोर्शन आप ना करें, ठीक। तो आपके इसी मॉडल की बेस पे, ठीक, वो ये डिसाइड करेगा कि वेदर इट इज़ डूएबल और नॉट, ठीक।
So the method of data collection, the method of analysis and the time for data collection and analysis is also defined in the result. ठीक, यहाँ पे मेथडोलॉजी की डिटेल्स नहीं होती, डिटेल आप अलग ये करेंगे, उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स है वो आप अलग ये करेंगे। यहाँ पे सिंपल उसका एक ओवरव्यू आपने देना है, ठीक है, कि मेरी मेथडोलॉजी क्या है।